हेलो स्टूडेंट्स, मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम चैप्टर 4 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा था इलास्टिसिटी का मीन्स क्या होता है। देखा था कि प्राइस के चेंज होने में क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितना चेंज आता है, हाउ मच यानी कितनी मात्रा में चेंज आता है। ये हम बहुत ईजी वे में हम समझ चुके हैं। हमने ये भी देखा था प्रीवियस क्लास में कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 5 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, जिसमें कि परफेक्ट इलास्टिसिटी, रिलेटिव इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिसिटी और रिलेटिव इन इलास्टिसिटी और परफेक्टली इन इलास्टिसिटी। यहाँ हमने ये भी देखा था कि ईडी यानी कि डिमांड में इलास्टिसिटी यानी कि कीमत से मांगी गई मात्रा, या फिर मैं ये कहूँ कि डिमांड क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितना परिवर्तन होता है, उसको हमने देखा था। तो यहाँ हमने 1 से डिनोट किया था, यानी कि जितना प्राइस में यानी 50% परिवर्तन अगर प्राइस में हो रहा है तो डिमांड में भी उतना ही परिवर्तन होगा। अगर यहाँ मैं कहूँ इकाई से कम, यानी कि इकाई से कम अगर परिवर्तन हो रहा है, अगर इकाई से कम परिवर्तन हो रहा है यानी कि प्राइस में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिमांड में कम परिवर्तन हो रहा है। या ये कह दिया जाए कि जब ये कहा दिया जाए इकाई से ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ क्या होगा, जब प्राइस में बहुत कम परिवर्तन से भी डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। एक वहाँ हमने शून्य कीमत लॉस भी पढ़ी थी। शून्य कीमत लॉस में हमने ये देखा था कि प्राइस में कितना भी परिवर्तन आप कर दीजिए पर डिमांड में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। आज की हमारी क्लास होगी मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हमने देखा, तो आपसे जब ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स बताइए, तो वहाँ हम देखेंगे कि 5 टाइप्स की इलास्टिसिटी होती है। पर ये प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने की यानी कि मापने की विधियां या मेथड पूछी जाए, तब आप कितनी बताओगे कि मेथड कितने होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर बाय फॉलोइंग मेथड। सबसे फर्स्ट मेथड है जिसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन और परसेंटेज मेथड। एप्रोप्रिएट और परसेंटेज मेथड में हम समझ में आ रहा है हमें नाम से कि परसेंटेज निकाला जाता है। हम देख चुके हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी कि जो हमें दिया गया है मात्रा, अगर हमें कह दी गई कि प्राइस अगर हमारी 10 रुपये है और अब 15 हो गई, तो चेंज कितना आ रहा है प्राइस में? 5 का चेंज आ रहा है। और जब भी हम अंतर देखा जाता है तो पहले से अब में क्या परिवर्तन हुआ उसमें अंतर देखा जाता है। तो पहले 10 थी, अब 15 हुई, 5 का परिवर्तन हुआ। अपॉन में हम क्या रखेंगे? प्रारंभिक इनिशिएट वैल्यू को रखेंगे। अपॉन में हम 10 को रखेंगे। फिर हम दोनों का परसेंटेज निकाल करके देखा था कि लिखा जाता है वहाँ पे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अपॉन में रखा जाता है चेंज इन प्राइस डिमांड में कितनी प्राइस में चेंज हुआ है ये देखा जाता है। इन दिस मेथड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज, यानी कि प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को यहाँ देखा जाता है। आइए देखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से हम समझे हुए हैं इसको। कहा गया याद रखना, एग्ज़ाम में फॉर्मूला हमेशा याद रख के जाना, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है क्वांटिटी में, परसेंटेज लिखा हुआ है, क्वांटिटी का चेंज ऊपर रखा जाएगा और अपॉन में हम प्राइस का रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसके कारण परिवर्तन हो रहा है उसको नीचे रखा जाता है। तो हमारा डिमांड में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? प्राइस के कारण हो रहा है, तो अपॉन में हम प्राइस को रखेंगे। यहाँ आगे आपको समझाया गया है कि किसी को अगर नहीं आ रहा है परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना, तो यहाँ हम रखेंगे Q1 में माइनस करेंगे Q, यानी कि कहा गया कि आपका पहले कितना परिवर्तन हुआ। पहले हमारी था 10, अब हमारे 15 हो गया, तो कितना परिवर्तन हुआ? 5। और अपॉन में हम हमेशा प्रारंभिक जो वैल्यू थी, इनिशिएट वैल्यू थी, हम उसी को ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाता है। और चेंज इनको हम इस डेल्टा यानी कि इस त्रिभुज की आकृति से हम समझाते हैं, जिसे हम डेल्टा भी कहते हैं। चेंज को हम इस तरीके से समझाते हैं। ठीक है, आइए इसका एक एग्जाम्पल समझ लें। एग्जाम्पल में कहा गया इफ़ प्राइस ऑफ सम गुड्स 100
रुपीज़ पर केजी, यानी कि कोई भी गुड्स है उसका 1 केजी का प्राइस आपको 100 रुपये बताया गया है। देन द क्वांटिटी डिमांड इज़ 25 ग्राम्स, यानी कि 1 किलो 1 केजी के आपसे प्राइस, एक सेकेंड, यहाँ ये कहा गया है कि अगर 1 केजी के रुपए 100 है तब आप उस चीज़ की डिमांड कितनी कर रहे हो, 250 ग्राम ही उसकी डिमांड कर रहे हो, ठीक है। ये ग्राम में बता दिया है। आगे कहा गया है कि जब व्हेन द प्राइस फॉल्स टू द 50 रुपीज़, तो यानी कहा गया पहले प्राइस 100 थी, अब कितनी हो गई, 50 रुपये हो गई। तब आप क्या कर रहे हो, हमें पता है जब प्राइस कम हो रही है तब हम क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है, हमने डिमांड को बढ़ा दिया तो हमारी कितनी हो गई, अब 750 ग्राम्स हम लेने लग गए, यानी 750 ग्राम हम लेने लग गए। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट किस तरीके से करना है, इलास्टिक किस मेथड से, परसेंटेज मेथड। जब मेथड का नाम लिख दिया जाए, जो कह दिया जाए, मेंशन कर दिया जाए, उसी मेथड से हमें कैलकुलेशन करनी होती है एग्ज़ाम में। तो यहाँ हम देखेंगे कि पहले हमारा प्राइस कितना था, 100, अब हमारा कितना हो गया है, P1 कितना हो गया है, 50, ठीक है। दोनों में चेंज कितना आया, 50 का दिखा दिया है। पहले हमारी क्वांटिटी हम कितना ले रहे थे, जब 100 थी प्राइस तो 250, यानी कि 250, और जैसी प्राइस चेंज हुई तो हम अब क्या करने लग गए, 750 लेने लग गए। चेंज ऑफ क्यू कितना आ गया हमारा, इन दोनों का माइनस करेंगे तो 500 का आ गया। अब हम यहाँ क्या रखेंगे, 500 में हम परसेंटेज निकाल लेंगे, तो चेंज इन क्वांटिटी में अपॉन में हम रखेंगे जो कि प्रीवियस क्वांटिटी थी, जो कि हमारी कितनी थी, 250, यानी 250, इसका हम परसेंटेज आराम से निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकालने के बाद में या तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए, ठीक है, परसेंटेज आराम से निकाल लो। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे की यानी कि अपॉन में हम क्या रखेंगे कि कितना चेंज हुआ है प्राइस में, अपॉन में हम रखेंगे जो कि इनिशिएट थी, यानी कि जो पहले थी, रख दिया आराम से। इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे डिवाइडेड का है तो उसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे रिवर्स लिख दिया जाता है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 4 क्या आ जाएगी, प्राइस इलास्टिसिटी आएगी। ये सभी आप प्रैक्टिस करके देखिए। आगे हमारा सेकंड मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड, कहा गया है ज्योमेट्रिक मेथड, या इसे पॉइंट इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है, नाम हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है, या कह दिया जाता है कि जोग्रामेटिक तरीके से आप हमें प्राइस इलास्टिसिटी समझाइए, इलास्टिसिटी। पर अगर हिंदी में कह दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है, बिंदु विधि या ज्योमेट्री विधि कहा जाता है। इसमें हमें समझ में आ रहा है कि जोग्रामेटिक मेथड में क्या कहा जाता है कि मेजरमेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ए पॉइंट ऑन डिमांड कर्व। एक डिमांड कर्व बना करके हमने फर्स्ट लेसन में डिमांड कर्व बनाना सीख लिया था, ठीक है ना। आगे कहा गया है कि दिस मेथड मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट डिफरेंस पॉइंट ऑन द डिफरेंस कर्व, इट इज़ कॉल्ड आल्सो पॉइंट मेथड। यहाँ पे अलग अलग पॉइंट बता दिए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे पॉइंट मेथड कहा जाता है। यानी ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ठीक है। और ये अगर मैं बीच में भी केवल आपको 3 पॉइंट ही समझाऊँ, ये हमारा तीसरा सी पॉइंट है। ए पॉइंट में मैं कहूँ कि क्या प्राइस इलास्टिसिटी होगी, बी में क्या होगी, सी में क्या होगी, तो ये हम यहाँ पॉइंट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, यानी ग्राफ बना करके हम निकाल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट इलास्टिसिटी होगा। कैसे होगा देखते हैं। ये इस तरीके से हमारा होता है। अगर बीच में हम यहाँ कहें यानी एकदम मिड पॉइंट में हम निकालें तो हमारा, आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं कि E = 1, यानी कि इकाई के बराबर परिवर्तन, यानी कि मैं ये कहूँ कि इलास्टिसिटी पूरी तरीके से P में जितना चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज इक्वल हो रहा है, यानी ये बीच में है तो दोनों इक्वल है, ठीक है। आ रही बात समझ में। जैसे ही हम ऊपर वाले पॉइंट में जाएंगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्राइस में परिवर्तन और क्वांटिटी में परिवर्तन में आप डिफरेंस कर पा रहे हैं। प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि डिमांड में कम परिवर्तन हो रहा है, प्राइस में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अगर हम मैं यहाँ नीचे की ओर आऊँ तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, क्वांटिटी मेरी बढ़ रही है पर प्राइस मेरी
कम हो रही है, यानी कि इकाई से ज़्यादा परिवर्तन। प्राइस में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होने से भी क्या हो रहा है, आपकी मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, वो आप देख लें ध्यान से। एस पी इज मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व, हैंस लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट, सो द प्राइस इलास्टिसिटी एट पॉइंट P1, यानी कि ये लोअर सेगमेंट था, ये अपर सेगमेंट, ये दोनों क्या है, इक्वल है। यहाँ पे क्या है, इक्वल चेंज आ रहा है। देखेंगे कहा गया है कि इसमें हम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट अपॉन में हम क्या रखेंगे, अपर सेगमेंट रखेंगे, तो हमारी इलास्टिसिटी आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। थर्ड हमारा मेथड आ जाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज मेथड, सेकंड हमने क्या पढ़ा, पॉइंट मेथड, अब थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी इज कैलकुलेट ऑन बेस ऑफ चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कहा गया है ये किसके ऊपर बेस है कि हमारे प्राइस के थोड़े भी परिवर्तन से हमारे एक्सपेंडिचर में, यानी कि हमारे खर्चे में कितना परिवर्तन आता है, वो समझाया गया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड में प्रोफेसर मार्शल ने कैटेगराइज किया है 3 टाइप में। ठीक है, 3 टाइप में क्या होगा, एक तो है इलास्टिसिटी डिमांड, एक इन इलास्टिसिटी और एक यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड हम देखेंगे। यहाँ आपको बहुत ही ईजी मेथड में आपको समझाया गया है, एग्जाम्पल के साथ में है। कहा गया है कि इलास्टिसिटी डिमांड, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि मांग में परिवर्तन होना, यानी कि लोच होना। कीमत के परिवर्तन से हमारी मांगी गई मात्रा या हमारी की गई डिमांड में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, इफ़ अलॉन्ग विथ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज एंड विथ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज। ध्यान दें, मैं फिर रिवाइज कर दूं कि अगर हमारी प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस डिक्रीज़ हो रही है, तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा। ऐसा क्यों होता है कि अगर प्राइस कम होती है, सपोज़ कोई भी पेन की प्राइस 10 रुपये थी, अब वो 5 हो गई, तो हम क्या करेंगे, पहले हम पेन 1 ही लेकर के आ रहे थे, अब हम 2 लेकर के आएंगे। पेन 2 ला रहे तो हमारा खर्चा वापस 10 का 10 ही होगा, यानी आपका पेन की प्राइस 5 रुपये कम होने से आप क्या लेकर के आ रहे हो, प्राइस कम होने से आप ज़्यादा लेकर के आए तो आपके ज़्यादा खर्चा हो गया। ठीक है, उसी तरीके से कहा गया कि अगर प्राइस में बहुत थोड़ा सा ही परिवर्तन होता है तो हम क्या कहते हैं, अभी प्राइस इंक्रीज़ है तो हम अभी सामान लेकर के नहीं आएंगे। जब आप कोई भी कमोडिटी परचेज नहीं करोगे तो आपका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी, हाईली इलास्टिसिटी कहा जाता है। यानी हम ध्यान दें कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है किसमें, प्राइस में और एक्सपेंडिचर में। एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं कि जब मेरी प्राइस 10 रुपये थी तो मैं यहाँ पे डिमांड कितनी करी थी, क्वांटिटी की 20, यानी मेरा टोटल कितना एक्सपेंसेस हो रहा था, मेरा हो रहा था 200 रुपये का। ठीक है, जैसे ही मेरी प्राइस कम हुई, प्राइस कम होते ही मैंने क्या कर दिया, उस चीज़ की डिमांड मैंने ज़्यादा करी, क्योंकि अभी मैंने कहा अभी तो वो जो गुड्स है मेरे सस्ते मिल रहे हैं बहुत ही कम प्राइस में, तो मैं अभी से ही ज़्यादा खरीद लूँ। पता चला कि मैं पहले से भी ज़्यादा खर्चा करके आ चुकी, क्योंकि मेरे पास में वो क्वांटिटी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, आगे कहा गया कि उसी कॉमोडिटी की प्राइस अब 4 रुपीज़ हो गई। मैंने कहा अभी बहुत ज़्यादा सस्ते में है तो मैं और ज़्यादा क्वांटिटी ले लूँ। पता चला क्वांटिटी तो मैंने 80 ले ली, पर मेरा खर्चा और भी ज़्यादा हो गया। तो ध्यान दें कि जैसे जैसे प्राइस कम होती गई आपका एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज़ होता गया। प्राइस आपकी कम हो रही थी, एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो रहा था। तो ये क्या था आपका, यानी कि आपके प्राइस से डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, यही हम यहाँ पे समझाते हैं, यानी परिवर्तन हो रहा था, उसी मैंने क्या कह दिया, इलास्टिसिटी डिमांड कह दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम सेकंड कहेंगे यूनिटरी डिमांड, यानी कि P इक्वल टू Q। ठीक है ना, यानी कि दोनों में इक्वल परिवर्तन होगा। इफ़ स्मॉल चेंज इन प्राइस डू नॉट इफेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर देन ED बराबर 1। ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1। कैसे, प्राइस 10 थी तो मैं 200 क्वांटिटी लेकर के आ रही थी, मेरे खर्चा भी 200 आ रहा था।
यहाँ ये कहा कि मैं जब उसकी प्राइस 8 रुपये हुई तब मैं इस तरीके से लेकर के आई कि मेरा खर्चा यानी मेरा एक्सपेंसेस 200 ही रहे, क्वांटिटी मेरी ज़्यादा आई है, क्योंकि हमने ये मेथड पढ़ा है जब प्राइस बढ़ेगी, एक सेकेंड, प्राइस जब कम होगी तब क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो वो मेथड तो अप्लाई होगा ही। पर मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर को ध्यान रखती हुई आ रही हूँ कि प्राइस के कम होने पर मैं क्वांटिटी डिमांड उतनी ही लेकर के आऊँ, मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। प्राइस 4 रुपये हुई तो आप क्वांटिटी 80 लेकर के आ रहे थे तो आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा था, पर आप क्वांटिटी कितनी लेकर के आए, 50 ही लेकर के आए, आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इक्वली हुआ। यानी कि प्राइस में जितना चेंज हुआ उतना ही हम डिमांड में चेंज करें। हमारा यहाँ देखेंगे प्राइस और एक्सपेंडिचर में इंक्रीज और डिक्रीज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ हम एक्सपेंडिचर इक्वल ही रखेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, यूनिटरी डिमांड कहेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा, ये हम एक्सपेंडिचर मेथड के 3 मेथड देख रहे हैं। इन इलास्टिसिटी डिमांड में देखेंगे कि विथ स्मॉल डिलाइन इन प्राइस, बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है प्राइस में, टोटल एक्सपेंडिचर इज़ आल्सो रिड्यूस। यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान दें कि प्राइस भी क्या हुई है, मेरी कम हुई है, एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, मेरा कम हो रहा है, यानी दोनों क्या है, एकदम सेम इक्वल, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इन इलास्टिसिटी कहेंगे। इलास्टिसिटी में हमने देखा था कि दोनों में रिवर्स चेंजेस आ रहे थे। विथ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। वही प्राइस मेरी जब 10 रुपीज़ थी तब मैं 20 लेकर के आई थी, मेरा खर्चा कितना हो रहा था, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, 20 का। जब मेरी प्राइस की 8 रुपीज़ की हुई तब मैं 24 लेकर के आई, क्वांटिटी डिमांड, यानी परिवर्तन तो हुआ, पर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू प्राइस के अकॉर्डिंग मेरा डिमांड में कैसा परिवर्तन हुआ, कम ही हुआ, क्योंकि मैं डिमांड उतना लेकर के नहीं आई जितनी की प्राइस मेरी कम हुई थी, तो यहाँ पे मेरा खर्चा क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, मेरा कम ही हुआ है। जब 4 रुपये हुई तो मैं डिमांड मेरी बढ़ी पर उस के बराबर नहीं बढ़ी, यानी कि इकाई के बराबर नहीं हुई, मेरे 1 से कम ही मेरे क्या हुआ, डिमांड में परिवर्तन हुआ, यानी 1 से कम में, यानी कि इस तरीके से आपको दिखाना होगा कि मेरा परिवर्तन कम ही हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव, या यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस भी कम हो रही है तो एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आगे हम देखेंगे, कहा गया कि दस द आपको कंक्लूजन बताया जा रहा है कि इलास्टिसिटी डिमांड इज व्हेन चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन टू द चेंज इन प्राइस, वेयर एज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान दें कि जब हमारा ये प्राइस और चेंज इन प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हमारा चेंज आए तब हम क्या, यहाँ ध्यान दें, इलास्टिसिटी डिमांड इज व्हेन चेंज इन टोटल डिमांड इज टू द अपोजिट डायरेक्शन इन प्राइस, तो हम इसे क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी डिमांड कहेंगे। इलास्टिसिटी डिमांड उसे तब कहेंगे जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में अपोजिट डायरेक्शन हो, ठीक है। वेयर एज जबकि इन इलास्टिसिटी कब कहेंगे, जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में हो, किसके, चेंज इन प्राइस के, ठीक है। आगे कहा गया कि जब चेंज इन प्राइस केस नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ से आपका हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम यहाँ कह देंगे, ठीक है। द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड इज दैट वी कैन ओनली फाइंड वेदर इलास्टिसिटी इज मोर। यहाँ पे हम केवल ये देख सकते हैं कि कितनी इलास्टिसिटी ज़्यादा है और कितनी कम है। द एक्चुअल मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल इन ए न्यूमेरिकली वैल्यू। तो एक्चुअली में ये मेथड रियल में काम नहीं आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एकदम परफेक्टली चेंजेस पता नहीं चल सकते हैं। तो वो हमारा सबसे बेस्ट अगर मैं मेथड कहूँ तो परसेंटेज मेथड ही होता है। आज की हमने हमारी क्लास में ये देखा, इलास्टिसिटी का मीनिंग हमें समझ में आ गया। अगर हमें टाइप ऑफ इलास्टिसिटी कहे तो हमारे 5 टाइप की है।
अगर मेजरमेंट के मेथड पूछे जाए तो हमने देखा कि 3 टाइप्स के मेथड आपको बताए हैं। मैं फिर बता दूँ,